जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, विश्व इतिहास की श्रृंखला अब धीरे धीरे हम लोग जो है काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये श्रृंखला हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति से शुरू किया, फ्रांस की अमेरिका की क्रांति, देन आफ्टर फ्रांस की क्रांति किया गया, नेपोलियन का उत्थान और पतन किया गया, देन आफ्टर जो है वियना व्यवस्था किया गया, मैटरनिक युग किया गया, 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांति किया गया, अमेरिका का गृह युद्ध किया गया, जर्मनी और इटली का एकीकरण किया गया, उसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फिर हम लोग जो है वर्साई की पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन में विजित देशों के क्या हित थे उसे देखा गया और उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए हम लोग नाजीवाद और फासीवाद के उदय पर आ गए थे और उदय के कारणों को हम लोगों ने देखा गया था। अब देखते हैं कि जो नाजीवाद है और फांसीवाद है इसके मध्य अंतर के बिंदु क्या हैं। तो आइए जो है आज का टॉपिक हम लोग का होगा 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसके पहले हम लोग का छोटा सा टॉपिक क्या बच रहा है, नाजीवाद और फासीवाद। प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न है नाजीवादी और फासीवादी विचारधारा के मध्य मौलिक समानताओं और असामान्यताओं के बिंदु को स्पष्ट करें। What were the fundamental similarities and differences between the नाजीवाद एंड फासीवाद? तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेन प्रश्न जो सीधे सीधे जुड़ा हुआ हो वो न पूछ करके हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चन पे वो बल देते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन मीन्स कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को वो परखना चाहते हैं। तो आइए जो है पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि दोनों विचारधाराओं के मध्य समानताएं क्या थी। समानताएं क्या थी नाजीवाद और फासीवाद? तो समानताओं में पहला बिंदु अगर देखेंगे तो कौन सी समानता देखने को मिलेगा? तो पहला, दोनों विचारधाराएं प्रथम विश्व युद्ध की उपज थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पक्ष में आपने देखा था कि बोथ वेयर द आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध होता है और उसके बाद ये दोनों तानाशाही विचारधाराएं आती हैं। अगला क्या है, दोनों
विचारधाराएं, दोनों विचारधाराएं पेरिस शांति सम्मेलन के कठोर और इससे जर्मनी और इटली की हताशा के निराशा के परिणाम स्वरूप उभरी थी। पेरिस शांति सम्मेलन जो था, इसी शांति सम्मेलन का ही बाई प्रोडक्ट जो था वो वर्साई की संधि थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि थी, बट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति सम्मेलन का ही क्या था, एक कह सकते हैं विस्तार मात्र था। तो दोनों विचारधाराएं पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी और इटली जो कठोर शर्तें और उसमें जो जर्मनी और इटली की हताशा थी, इटली को कुछ नहीं मिला जो लंदन की गुप्त समझौता था, वैसे ही जर्मनी के ऊपर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित किया गया था। अगला क्या था, दोनों विचारधाराएं हिंसक विचार, निरंकुश और हिंसक विचारधाराएं थी। निरंकुश और हिंसक विचारधाराएं थी। दोनों ने क्या किया था, हिंसा को समर्थन दिया था और दोनों निरंकुश मतलब लोकतंत्र के विरोधी के रूप में रहते हैं। अगली समानताएं देखा जाए तो क्या है, अगली समानताएं दोनों विचारधाराएं साम्यवाद विरोधी थी। साम्यवाद विरोधी थी। इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए पूंजीवादी देशों ने इनको समर्थन दिया था। पूंजीवादी देश मौन क्यों धारण किए रहते हैं, कैसे ये धीरे धीरे निरंकुश होते जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अपने देश में ही क्या करेंगे, अपने ही देश में इस विचारधारा के प्रसार को रोक देंगे। तो असल में रूस की क्रांति की जब सफलता होती है तो उसके पश्चात कोमिंटार्न जो रहता है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार के लिए रहता है। साम्यवादी विचारधारा का उद्देश्य था कि रूस में पहली साम्यवादी सरकार आई है और धीरे धीरे इसका विश्व के सभी भागों में प्रसार किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये जो विचारधारा रहती है साम्यवाद विरोधी रहती है, नाजीवाद और फासीवाद। पूंजीवादी देश खुश रहते हैं कि इसके प्रसार को अपने ही देश तक रोक देंगे। आप लोग लग रहा है लेट जुड़ रहे हैं, आप लोग का अभिवादन काफी देर में आ रहा है। क्लासेस शुरू हुए लगभग 9-10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली समानता क्या थी, दोनों विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उग्र राष्ट्रवाद की समर्थक थी और उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक थी और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का समर्थन करती थी। वादी नीति का समर्थन करती थी। तो एक समानता दोनों में और क्या रहता है कि राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहते हैं,
उग्र राष्ट्रवाद तक जाते हैं और उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या है, अपनी परंपरागत सीमाओं के विस्तार की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों विचारधाराओं के मध्य समानताएं हैं। आइए अब कहां पे आते हैं हम लोग, असमानता के बिंदु पे आते हैं कि असमानताएं क्या थीं। असमानताएं क्या थीं? एक ही नस्ल दिख रही है, एक ही जो कह सकते हैं जो डीएनए है एक ही है, हिंसक हैं, साम्राज्य विस्तारवादी हैं, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक हैं, तो समानताओं के बिंदु ज्यादा हैं, असमानता के बिंदु आपको कम दिखेंगे। और जो असमानता के बिंदु हैं वो रिलेटिवली हैं, रिलेटिवली मतलब सापेक्षिक हैं, एक कुछ ज्यादा है एक कुछ कम है। तो पहले बेसिक से उठाते हैं। बेसिक क्या है? पहला असमानता, नाजीवादी विचारधारा की उर्वर भूमि जर्मनी था, जबकि फासीवादी विचारधारा कहां पर? इटली में पनपी। तो पहली असमानता क्या हो गया कि बोथ इमर्ज्ड इन डाइवर्स कंट्रीज। एक जर्मनी में ये का उदय होता है और दूसरे का कहां पे होता है? दूसरे का इटली में होता है। अगला क्या है? नाजीवादी विचारधारा यहूदी विरोधी थी, अर्थात नस्लवाद का समर्थन करती थी। लाखों यहूदियों को देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप रहता है, उसे यातना गृह कहा जाएगा। लाखों यहूदियों को जो कहा जाता है ना कि यातना दे दे करके मार दिया गया, घोर नस्लीय विचारधारा थी। हिटलर क्या कहता है? हिटलर कहता है कि वी द जर्मन्स आर द प्योर ब्लड ऑफ आर्यंस। हम जर्मनी के लोग शुद्ध आर्य रक्त समूह के लोग हैं। और इस तरीके से किसका विरोध करती है? इस तरीके से यहूदियों का भी अपना भूमिका रहता है। कह सकते हैं कि यहूदी जो रहते हैं वो जर्मनी के अत्यंत संभ्रांत वर्ग रहते हैं। अत्यंत समृद्ध वर्ग रहते हैं और अधिकांश पूंजी के संसाधनों पर यहूदियों का प्रभुत्व था। प्रथम विश्व युद्ध में इनका रवैया, यहूदियों का रवैया जर्मनी के प्रति अत्यंत ही नकारात्मक था, जिससे जर्मनी के लोगों में अत्यंत जो है कह सकते हैं कि यहूदियों के प्रति उपेक्षा का भाव था। इनको लगा कि रहते हैं जर्मनी में, खाते हैं जर्मनी का, धन दौलत कमाए हैं जर्मनी में, और जब देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति की बात आई तो आप समर्थन किसका कर रहे हैं? विरोधियों का। उदय के कारणों में मैंने बताया था कि हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व था, जनता के नब्ज पर उसकी पकड़ थी। हम लोग के गांव की तरफ एक कहावत कहा जाता है, जौने रोगिया भावे तौने वैदवा बतावे। मतलब रोगी की जो इच्छा है, वैद्य मतलब डॉक्टर अगर वही बताए
तो रोगी क्या कहेगा कि इससे अच्छा डॉक्टर कोई हो नहीं सकता है। आम जनता के मध्य यहूदियों के प्रति क्या था? विद्वेष की भावना थी। हिटलर क्या करता है? नस्लवाद का समर्थन करता है, यहूदियों को तड़पा तड़पा के मारता है, जनता का समर्थन प्राप्त करता है। तो नाजीवादी विचारधारा क्या है? यहूदी विरोधी थी, अर्थात नस्लवाद का समर्थन करती थी। जबकि फासीवादी विचारधारा में नस्लीय भेदभाव नहीं देखने को मिलता है, या उग्र नस्लीय भेदभाव कर लीजिए। रेडिकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज एब्सेंट इन द फासिस्ट आइडियोलॉजी। तो क्या है भाई? एक अंतर ये मिल गया। अगला अंतर क्या है? अगला नाजीवादी विचारधारा फासीवादी विचारधारा की तुलना में फासीवादी विचारधारा की तुलना में ज्यादा समग्र विचारधारा थी। नाजिज्म वॉज द मच मोर होलिस्टिक आइडियोलॉजी रेदर देन फासिज्म। ज्यादा समग्र विचारधारा थी, इसका मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा सा उत्तर जो होता है, आजकल जो कहते हैं ना IITN जो है इस एग्जाम में ज्यादा वो कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा शो करते हैं। आप यहां पे दे सकते हैं एन से नाजिज्म इज ग्रेटर देन एंड इक्विवेलेंट टू फासिज्म। एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं। नाजीवादी विचारधारा ज्यादा समग्र थी, नाजिज्म इज ग्रेटर देन एंड इक्विवेलेंट टू फासिज्म, बट फासिज्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू नाजिज्म। फासिज्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू नाजिज्म। ये क्या है भाई? ये हर चीजों पे ना अतिवाद जो कहा जाता है ना, नाजीवाद हर चीज पे समग्र मतलब ज्यादा अति का वो करता था। फासिज्म उतना ज्यादा रेडिकल नहीं है। अगला मैंने कहा कि अब जो अन्य अंतर मिलेगा वो सापेक्षिक मिलेगा, मतलब एक ज्यादा है एक कम है। तो आगे देखते हैं अगला अंतर। नाजीवादी विचारधारा राज्य और व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधियों पर नियंत्रण का पक्षधर था या नियंत्रण का समर्थन करती थी, पक्षधर था। जबकि फासीवादी विचारधारा नाजीवाद की तरह इतनी चरमपंथी विचारधारा नहीं थी, इतनी चरमपंथी विचारधारा नहीं थी। फासीवाद जो है राज्य के प्रत्येक गतिविधि पे नियंत्रण का समर्थन तो करता है, परंतु व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधि पे नियंत्रण का समर्थन
नहीं करता है। तो अगला अंतर क्या हो गया? अभी मैंने कहा ना, नाजीवाद ज्यादा समग्र है, राज्य और व्यक्ति के प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण का समर्थन करता है। फांसीवाद नाजीवाद की तुलना में इतना ज्यादा चरमपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। अगला क्या है? अगली असमानता अगर देखा जाए, अगला कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए, ये क्या है भाई? ये नाजीवाद और फांसीवाद में समानता और असमानता है। तो मुद्दे की बात क्या है? एक प्रश्न मैंने और भी पहले करवाया था कि जर्मनी के एकीकरण और भारत के एकीकरण में क्या समानताएं और असमानताएं हैं। आइए अब क्या किया जाएगा, तो अब हम लोग नोट्स बनाया जाएगा और इसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाएगा। तो फटाफट शुरू हो जाइए। हेडिंग दे दीजिए, फांसीवादी विचारधारा का उदय। हेडिंग दे दीजिए, फांसीवादी विचारधारा का उदय। कोई डाउट तो नहीं है ना? नाजीवाद और फांसीवाद के समानता और असमानता में कोई डाउट तो नहीं है? यदि है तो पूछ सकते हैं। हेडिंग दे दीजिए, फांसीवाद का उदय। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए, विविध कारक। विविध कारक, वेरियस फैक्टर। पहला लिखिए, पेरिस शांति सम्मेलन से, पेरिस शांति सम्मेलन से इटली के सामरिक और आर्थिक हितों की, सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति नहीं हो पाया। इटली के सामरिक हितों की पूर्ति नहीं हो पाया। दोनों विचारधारा देखिए, राहुल का प्रश्न है। बस आप ये समझिए कि नाजीवाद जो है जर्मनी में आया, फांसीवाद जो है इटली में आया। दोनों क्या है? चरमपंथी विचारधारा है। परिभाषित कैसे करना है, वो अंतर के बिंदु में वो स्वयं परिभाषित हो जा रहा है। दोनों के मध्य जो अंतर है वो स्वयं जो है एक एक पहलू जो है उसका परिभाषित हो जा रहा है। चलिए, इटली के सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति नहीं हो पाया, फुल स्टॉप। वस्तुतः इटली अपने एकीकरण के पश्चात, वस्तुतः इटली अपने एकीकरण के पश्चात वैचारिक दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से जर्मनी के अत्यधिक सन्निकट था। वैचारिक दृष्टिकोण से जर्मनी के अत्यधिक सन्निकट था, तथा जर्मनी के त्रिगुट संधि का, जर्मनी के त्रिगुट संधि का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा था। परंतु 1915 के लंदन की गुप्त संधि के बाद, 1915 के लंदन के गुप्त संधि के बाद इटली शुरू में तो तटस्थ रहा, इटली शुरू में तो तटस्थ रहा, परंतु बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से
ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से इस विश्व युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। इस विश्व युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। नेक्स्ट पॉइंट, लंदन की गुप्त संधि के तहत, नेक्स्ट पॉइंट है लंदन की गुप्त संधि के तहत इटली को भूमध्य सागर में, इटली को भूमध्य सागर में सामरिक महत्व के बहुत सारे, सामरिक महत्व के बहुत सारे द्वीप देने, सामरिक महत्व के प्रत्येक, अभी नोट्स बना लीजिए देवेंद्र, बाद में बताऊंगा। जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मैं अभी नोट्स बना लीजिए ना, ट्यून डाइवर्ट हो जाएगा और मैं भूल जाऊंगा कि क्या लिखवा रहा था। भूल गया कि क्या बोला, बताइए। हाँ, भूमध्य सागर में सामरिक महत्व के बहुत सारे द्वीप देने का आश्वासन दिया गया था, जो युद्ध पश्चात इटली को नहीं मिला, जो युद्ध पश्चात इटली को नहीं मिला, जिससे इटली की सरकार और लोगों में, जिससे इटली की सरकार और लोगों में घोर निराशा था, घोर निराशा था, जो फांसीवाद के उदय का कारण बना, जो फांसीवाद के उदय का कारण बना। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक क्षति, आर्थिक क्षति लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में इटली के 6.5 लाख सैनिक मारे गए थे, इटली के 6.5 लाख सैनिक मारे गए थे तथा 10 लाख घायल हुए थे, तथा 10 लाख सैनिक घायल हुए थे, तथा इटली को, तथा इटली को इस युद्ध में लगभग, इस युद्ध में लगभग 1500 मिलियन डॉलर की, 1500 मिलियन डॉलर की, डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था, मिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था, जिससे इटली में महंगाई दर, जिससे इटली में महंगाई दर अत्यंत उच्च था या अत्यधिक बढ़ गया था, महंगाई दर अत्यधिक बढ़ गया था, तथा तथा इस आर्थिक संकट से बचने के लिए, तथा इस आर्थिक संकट से बचने के लिए इटली ने नवीन मुद्रा जारी किया और उसके पत्र मुद्रा में लगभग 70% तक, और उसके पत्र मुद्रा मतलब पेपर करेंसी में लगभग 70% तक अवमूल्यन हुआ, अवमूल्यन हुआ, फुल स्टॉप। इस आर्थिक दुर्दशा, इस आर्थिक दुर्दशा में आम जनता, इस आर्थिक दुर्दशा में आम जनता
एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व की ओर एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व की ओर देख रही थी जो इस आर्थिक दुष्चक्र से जो इस आर्थिक दुष्चक्र से इटली को बाहर निकाले, इटली को बाहर निकाले। और यही कारक फासीवाद के उदय का कारण बना, और यही कारक फासीवाद के उदय का कारक बना। अगला हेडिंग दे दीजिए, साम्यवादी विचारधारा का विरोध। हेडिंग है साम्यवादी विचारधारा का विरोध। रूस की सफल क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा अत्यधिक तेजी से यूरोप तथा एशिया के अन्य देशों में फैलता जा रहा था, जो कि अत्यधिक तेजी से यूरोप और एशिया के देशों में फैलता जा रहा था, जो कि पूंजीवादी देशों के लिए एक नवीन चुनौती था, जो कि पूंजीवादी देशों के लिए एक नवीन चुनौती था। फुल स्टॉप। मुसोलिनी ने लगभग हर मंच से साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया, जिससे इटली का पूंजीपति वर्ग उसका समर्थक हो गया, और इस प्रकार फासीवादी विचारधारा का उदय हुआ। अगला हेडिंग दे दीजिए, मुसोलिनी का करिश्माई व्यक्तित्व और अगला हेडिंग है मुसोलिनी का करिश्माई व्यक्तित्व और कुशल वक्ता होना। मुसोलिनी एक कुशल वक्ता था, तथा उसे अपने देश की जनता की नब्ज पता था। अर्थात जिस करिश्माई तरीके से उसने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात
इटली की समस्याओं तथा उसके समाधान को रखा। इटली की समस्याओं तथा उसके समाधान को रखा या प्रस्तुत किया, कौमा आम जनता उसके नेतृत्व कौशल की मुरीद हो गई, जो फांसीवादी विचारधारा के उदय में निर्णायक रहा। हेडिंग दीजिए बौद्धिक कारक। फांसीवादी विचारधारा के उदय के पीछे हीगल हा पे बड़ी ई की मात्रा है, हीगल ग और ल, हीगल के राज्य के सर्वशक्तिमान तथा ईश्वरीय रूप को प्रस्तुत करना था। राज्य के सर्वशक्तिमान तथा ईश्वरीय रूप को प्रस्तुत करना था। फुल स्टॉप। हीगल का कहना था कि राज्य के नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के मध्य संघर्ष नहीं हो सकता, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मुसोलिनी के निरंकुशवादी राज्य का समर्थन करती थी। और उसके उदय में सहायक भूमिका निभाया। हेडिंग दे दीजिए मुसोलिनी की सिंडिकेट व्यवस्था। सिंडिकेट बैंक का नाम सुने होंगे ना, सिंडिकेट। मुसोलिनी की सिंडिकेट व्यवस्था। फांसीवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष विरोधी था। अतः इटली के तीव्र आर्थिक विकास तथा सैन्य विस्तार के लिए मुसोलिनी पूंजीपति और मजदूरों के मध्य संघर्ष को न चाहकर उनके हितों का समन्वय करना चाहता था।
और इसी उद्देश्य से वर्ष 1926 ईस्वी में उसने सिंडिकेट व्यवस्था की आधारशिला रखा। उसने सिंडिकेट व्यवस्था की आधारशिला रखा। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल 13 सिंडिकेट थे, जिसमें 6 पूंजीपति वर्ग से, इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल 13 सिंडिकेट थे, जिसमें 6 पूंजीपति वर्ग से तथा 6 मजदूर वर्ग से और 1 डॉक्टर एवं वकीलों का सिंडिकेट था। एक डॉक्टर एवं वकीलों का सिंडिकेट था। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। सिंडिकेट व्यवस्था इटली में सफल रहा और इसने मजदूरों के हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया। इसने मजदूरों के हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया ताकि राज्य के उत्पादन गतिविधियों पर, ताकि राज्य/ उद्योगों के उत्पादन गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही मजदूरों के हितों को सुनिश्चित करते हुए उनकी न्यूनतम मजदूरी समुचित कार्य दशाएं, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक अवकाश तथा इसके अलावा मजदूरों के समय समय पर मांगों को, डिमांड्स होते हैं ना, मांगों को उनके प्रतिनिधि सिंडिकेट के मंच पर रखेंगे। उनके प्रतिनिधि सिंडिकेट के मंच पर रखेंगे ताकि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के मध्य समन्वय बना रहे। मजदूर वर्ग के मध्य समन्वय बना रहे। नेक्स्ट, सिंडिकेट व्यवस्था की सफलता से इटली के उद्योगों का विकास हुआ।
तथा नित नए रोजगार का सृजन हुआ। तथा नित नए रोजगार का सृजन हुआ, जिससे इटली की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जिससे इटली की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तथा इटली एक बृहद सैन्य ढांचे के निर्माण में तथा इटली एक बृहद सैन्य ढांचे के निर्माण में सफल रहा और अंततः इसने मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा को पूर्ण किया। हेडिंग दे दीजिए, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। पहला हेडिंग दे दीजिए, वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्साय की अपमानजनक संधि। लिखिए, वर्साय की संधि की शर्तें। वर्साय की संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थीं। अत्यंत कठोर थी तथा इसके द्वारा जर्मनी के सारे उपनिवेशों को छीन लिया गया। तथा इसके द्वारा जर्मनी के सारे उपनिवेशों को छीन लिया गया और इसे ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य बांट दिया गया। नेक्स्ट, फ्रांस ने अपना अल्सास लॉरेन तो लिया ही अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी का रूर क्षेत्र या जर्मनी का सार क्षेत्र, अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी का सार, सड़क वाला स पे आ की मात्रा, सार क्षेत्र प्राप्त किया। तथा साथ ही राइनलैंड को विसैन्यीकृत कर दिया गया। राइनलैंड को विसैन्यीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट, जर्मनी की नौसेना तबाह कर दी गई। जर्मनी की नौसेना तबाह कर दी गई तथा स्थल सेना मात्र 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। मात्र 1 लाख तक सीमित कर दिया गया तथा जर्मनी के ऊपर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 6600 मिलियन पाउंड आरोपित किया गया। 6600 मिलियन पाउंड आरोपित किया गया, जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी देश कभी भी सह नहीं सकता था।
जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी देश कभी भी सह नहीं सकता था, जो कि नाजीवाद के उदय का कारण बना, जो कि नाजीवाद के उदय का कारण बना। हेडिंग दे दीजिए जर्मनी का आर्थिक संकट। जर्मनी का आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, कॉमा, निर्यात व्यापार चौपट हो गया, निर्यात व्यापार चौपट हो गया, तथा इसके साथ ही बची खुची कसर 1929 की महान आर्थिक मंदी ने बची खुची कसर 1929 की महान आर्थिक मंदी ने जनता की आर्थिक कठिनाइयों को और ज्यादा बढ़ा दिया, जनता की आर्थिक कठिनाइयों को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे जर्मन जनता एक करिश्माई नेतृत्व की ओर देख रही थी, एक करिश्माई नेतृत्व की ओर देख रही थी, जो कि हिटलर ऑब्लिग नाजीवाद के उदय का कारण बना, जो कि हिटलर ऑब्लिग नाजीवाद के उदय का कारण बना। अगला हेडिंग दे दीजिए वाइमर गणतंत्र की विफलता। वाइमर गणतंत्र की विफलता। जर्मनी के वर्साई की संधि के अपमानजनक शर्तों जर्मनी के वर्साई की संधि के अपमानजनक शर्तों पर वहां की वाइमर गणतंत्र की सरकार ने ही वहां की वाइमर गणतंत्र की सरकार ने ही स्वीकृत किया था। जर्मनी का एक वर्ग वाइमर गणतंत्र को ही दोषी मानता था। जर्मनी का एक वर्ग वाइमर गणतंत्र को ही दोषी मानता था कि उसने इतनी कठोर शर्तों को क्यों माना। उसने इतनी कठोर शर्तों को क्यों माना। इसके पश्चात 1929 के आर्थिक मंदी से जर्मनी में बेरोजगारी की दर अत्यधिक बढ़ा। जर्मनी में बेरोजगारी की दर अत्यधिक बढ़ा और आम जनता आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुकी थी। और आम जनता आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुकी थी, जिससे वाइमर गणतंत्र
अलोकप्रिय हुआ और नाजीवादी दर्शन को या विचारधारा को समर्थन मिला और इस प्रकार जर्मनी के राजनैतिक रंगमंच पर हिटलर का उदय हुआ। अगला हेडिंग दे दीजिए साम्यवाद विरोधी। ये बताइए, एकदम इटली वाला सेम पॉइंट है, बस इटली की जगह जर्मनी कर लेना है, तो इसे भी लिखवाना पड़ेगा या इटली वाले से उठा लेंगे? इसे भी लिखवाना पड़ेगा या इटली वाले से उठा लेंगे? फटाफट बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। एकदम सेम जो इटली वाला है वो इटली की जगह जर्मनी लगा करके रख देना है, तो लिख लेंगे या लिखवाना पड़ेगा? फटाफट बताइए भाई, लिख लेंगे या लिखवाना पड़ेगा? लिख लेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। हिटलर का करिश्माई, हेडिंग दे दीजिए, हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व। राम मोहन, आप कहां से हैं भाई? आपने हो कहा है, आप मध्य प्रदेश से हैं क्या? हेडिंग दे दीजिए हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व। लिखिए, हिटलर एक कुशल वक्ता था तथा अपने सभी राजनीतिक भाषणों के दौरान अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान आकर्षित किया। फुल स्टॉप। हिटलर की वाक्पटुता मतलब बोलने की जो उसकी कुशल शैली थी, हिटलर की वाक्पटुता निराश जर्मन जनता के बीच एक नवीन आशा और नवीन ऊर्जा का वाहक बना। जो कि नाजीवाद के उदय का मुख्य कारक रहा। हेडिंग दे दीजिए नाजीवादी दर्शन, ब्रैकेट में हिटलर के प्रमुख सिद्धांत। नाजीवादी दर्शन ब्रैकेट में हिटलर के प्रमुख सिद्धांत। पहला लिखिए, नाजीवाद यहूदी विरोधी था। नाजिज्म वाज एंटी ज्यूस, यहूदी को ज्यूस कहते हैं। नाजीवाद यहूदी विरोधी था। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, यह साम्यवाद विरोधी था। नेक्स्ट, नाजीवाद उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक था। नाजीवाद उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक था। नेक्स्ट,
नाजीवाद साम्राज्य विस्तारवादी दर्शन था। नाजीवाद साम्राज्य विस्तारवादी दर्शन था। नेक्स्ट, नाजीवाद प्रजातंत्र विरोधी था। नाजीवाद प्रजातंत्र विरोधी था। नेक्स्ट, नाजीवाद की विदेश नीति उग्र थी। नाजीवाद की विदेश नीति उग्र थी। नेक्स्ट, नाजीवाद का धर्म के प्रति, नाजीवाद का धर्म के प्रति उपेक्षित भाव था। धर्म के प्रति उपेक्षित भाव था। हेडिंग दे दीजिए हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वर्साई की संधि के अपमानजनक शर्तों को, वर्साई की संधि के अपमानजनक शर्तों को नकार दिया। नकार दिया। ब्रैकेट में 1935 ईस्वी। ब्रैकेट में 1935 ईस्वी। नेक्स्ट, जर्मनी के निःशस्त्रीकरण के नीति को त्यागना। अगला पॉइंट है, जर्मनी के निःशस्त्रीकरण के नीति को त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। नेक्स्ट है, सुडेटनलैंड पर कब्जा। सुडेटनलैंड पर कब्जा। ये चेकोस्लोवाकिया में रहता है। सुडेटनलैंड पर कब्जा। नेक्स्ट है, जर्मनी के नौसेना का विस्तार। जर्मनी के नौसेना का विस्तार। नेक्स्ट, रोम बर्लिन धुरी का निर्माण। रोम इटली में है, रोम बर्लिन जर्मनी में है। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण। नेक्स्ट है, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। रोम बर्लिन टोक्यो जापान में है। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। नेक्स्ट, पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण तथा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। पोलैंड पर आक्रमण तथा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। ब्रैकेट में कर लीजिए, 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। चलिए भाई, अब बताइए क्या क्या प्रश्न था। कोई देवेंद्र करके छात्र थे, उनका कोई क्वेश्चन था, मैं भूल गया। लगभग आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले उनका प्रश्न था। तो अब बताइए क्या प्रश्न है। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहले प्रश्न मैं आपका एड्रेस करूंगा, देन आफ्टर आई विल एड्रेस द टॉपिक, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929।
एक दो प्रश्न जब नोट्स लिखवाता हूं तभी आप लोग के प्रश्न शुरू होते हैं। जब मैं पूछता हूं कि कोई डाउट है तब उस समय आप नहीं पूछते हैं। उन्नीस सौ उनतीस की महान आर्थिक मंदी और न्यू डील पॉलिसी। न्यू डील पॉलिसी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द न्यू डील पॉलिसी। मुझे अभी तक कोई प्रश्न नहीं दिखा, मैं टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। 1929 की महान आर्थिक मंदी कहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? तो ये अमेरिका से शुरू हुआ। अगला मुद्दा है न्यू डील पॉलिसी कहां पर लागू हुआ था? तो ये चूंकि वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ, ये लागू भी अमेरिका में हुआ था। अब मुद्दे की बात है, प्रश्न है नाजीवादी विचारधारा व्यक्ति के गतिविधियों पर कैसे नियंत्रण रखती थी? जहां भी लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा, बस वहीं पर व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण हो जाएगा। अगर अभी हमारे ही देश में कह दिया जाए कपड़ा ऐसा ही लड़कियों को पहनना है, तो ये क्या है? गतिविधियों पे नियंत्रण है। किसी विशेष धार्मिक भावनाओं का अगर नारा लगवाया जाए, तो ये क्या है? व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण है। कोई विशेष जो कहा जाता है ना सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू किया जाए, तो ये क्या है? व्यक्ति के गतिविधियों पर नियंत्रण है। बस वही है कि जहां पर लोकतंत्र के गला की हत्या होती है, वहीं पर व्यक्ति के, लोकतंत्र में क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है। कल सरकार कह दे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे, क्या है? व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण हो गया। नाजीवाद में तो एक लाइन में मैंने कहा ना, निरंकुश विचारधारा है। निरंकुश है मतलब क्या है? कि कोई लोकतंत्र के उसको जो है फॉलो ही नहीं कर रहा है, लोकतंत्र के किसी भी सिद्धांत को फॉलो ही नहीं कर रहा है। बस इसी रूप में क्या है? व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण रख रहा है। जबरन मतलब ये नियम बना दिया गया कि हर जर्मनी के युवा को सेना में शामिल होना है, सेना में निश्चित समय के लिए सेवा देना है। अरे ये आपकी इच्छा है ना कि आपको आईएएस बनना है। कल आपको जबरन कहा जाए कि नहीं, आपको जीवन में 5 साल जो है अपने जवानी का 5 साल सेना में देना है, आपके गतिविधियों पर नियंत्रण हो गया। तो जर्मनी में भी ये नियम लाया गया था कि एक मिनिमम टाइम, या आज भी बहुत सारे देश हैं जो इसे फॉलो करते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया छोटी छोटी जनसंख्या वाले देश हैं, यहां पे ये नियम है। रसिया में भी ये नियम है, बहुत सारे देशों में ये, हाँ यहां पे दिस इज द इजराइल में ये नियम है कि हर युवा को जो शारीरिक रूप से कहीं से दिव्यांग नहीं है, उन्हें अपने
जीवन का कुछ निश्चित समय सेना में वो करना है। मतलब संकट के समय में हर नागरिक क्या हो, हर नागरिक जो है एक सैनिक, एक सिपाही का काम करे। चलिए भाई, तो आर्थिक मंदी कहां से शुरू हुआ? अमेरिका से। इसे दूर करने के लिए न्यू डील पॉलिसी कहां पर लागू हुआ था? अमेरिका में हुआ था। परंतु मुद्दे की बात यह है कि 1929 की महान आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या था? तो इस मंदी का प्रभाव विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। जब महान आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा, लेकिन क्या हुआ भाई? दूर करने का उपाय केवल अमेरिका में लागू हुआ। ये तो नाइंसाफी है, ये तो इनजस्टिस है। तो यहीं से प्रश्न है। आईएएस का प्रश्न हमेशा क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है। तो प्रश्न क्या है? लिखिए, प्रश्न क्या है? यह न्यू डील पॉलिसी नहीं, न्यू डील पॉलिसी नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को महान आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था। सविस्तार चर्चा करें, सविस्तार चर्चा करें। क्या प्रश्न है भाई? यह न्यू डील पॉलिसी नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को महान आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था। सविस्तार चर्चा करें। अब आप कहेंगे सर, आपने प्रथम विश्व युद्ध में कहा था कि अदालत हो गया। अदालत मतलब कुछ क्षेत्रों पे दावा किए, लड़े और तबाह हो गए। फिर कहेंगे सर, विश्व युद्ध जब हमेशा तबाही लेकर के आता है तो विश्व की आर्थिक मंदी को विश्व युद्ध कैसे बाहर निकाल सकता है? 90% लड़कों को लगेगा ना कि ये क्वेश्चन ही गलत सेट हो गया है, या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है, या तो ये लगेगा कि यूपीएससी का दिमाग ही खराब हो गया, न जाने क्या क्या पूछता रहता है। या तो ये लगेगा कि यूपीएससी का ही दिमाग खराब हो गया है, न जाने क्या क्या पूछता रहता है। यूपीएससी का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। वो आपके दिमाग का परीक्षण करना चाहता है कि आईएएस लेवल का है कि नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है कि अभी हम लोग आर्थिक मंदी करेंगे, उसके बाद न्यू डील पॉलिसी करेंगे। मैंने अभी बताया कि न्यू डील पॉलिसी जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हील करने के लिए आया हुआ था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आया हुआ था।
उसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ा, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था तो अभी भी उसमें है। प्रश्न में आपको सिंपल सा बता देना है, प्रस्तावना देना है पैराग्राफ 1 में, और वैश्विक आर्थिक मंदी को बता देना है कि 1929 से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में, अमेरिका से शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। पैरा 2 में आना है अगले पैराग्राफ में और बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो रहते हैं 1933 में न्यू डील पॉलिसी लेकर के आते हैं। मुख्य मुख्य प्रावधान बता देना है न्यू डील पॉलिसी का, और यह बता देना है कि धीरे धीरे इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल लिया। पैराग्राफ 3 पे आना है। पैराग्राफ 3 में कहना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था कमोबेश अभी भी आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध था जिसने वैश्विक आर्थिक मंदी को समाप्त किया। कैसे? तो ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चला। 6 वर्ष में क्या हुआ? जो भी अवस्थापना विकास था वो बर्बाद हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बर्बाद हो गया था। हर देशों ने बड़े पैमाने पर युवाओं को सेना में भर्ती किया। सेना में अगर भर्ती करेंगे तो भाई क्या है, सैलरी भी देंगे। भारत में ही क्या है भाई, रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। अगर युवाओं को रोजगार मिल जाए अर्थव्यवस्था के लिए, उससे बड़ी संजीवनी क्या हो सकती है। अरे कहीं भी रोजगार मिल जाए, एक निश्चित आय का स्रोत हो जाए, तो लगभग युद्ध में शामिल हर देश ने क्या किया, हर देश ने बड़े पैमाने पे सैनिकों की भर्ती किया, युवाओं को रोजगार दिया। युवाओं को रोजगार मिलने से क्या हुआ, ट्रिपल पी बढ़ा। ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी। कहानी फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि जब युवा चले गए युद्ध के मैदान पर, तो फैक्ट्रियों में उत्पादन कौन करेगा, तो महिलाओं को बड़े पैमाने पर उद्योगों में रोजगार मिला, जिससे महिलाओं के भी आय सृजन क्षमता में वृद्धि हुआ। अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुआ, अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। रोजगार में किसको मिला भाई, युवाओं को रोजगार मिला, महिलाओं को रोजगार मिला, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ गई। लगभग हर युद्धरत देशों में क्या हुआ, उद्योग को, अप्रत्याशित उद्योग में वृद्धि हुआ। और जब युद्ध छिड़ गया भाई, तो युद्ध में कोई एक सामान थोड़ी बनना होता है, सैकड़ों सैकड़ों सामान बनने होते हैं। कितने मर रहे हैं, 7-7, 8-8 लाख तो मर रहे हैं। सेना में कितने थे, 20-20 लाख हर देश में लगभग भागीदारी। 20 लाख क्या चाहिए, यूनिफॉर्म भी तो चाहिए। तो क्या हुआ भाई, जो यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्दी। तो वर्दी चाहिए, तो वर्दी का उत्पादन जो है उसका उद्योग बढ़ गया। सैनिकों को बुलेट चाहिए, युद्ध के मैदान में गोली चाहिए, तो गोला बारूद का उत्पादन बढ़ गया। इसी तरीके से गोली में क्या स्टील लगता है, टैंक में स्टील लगता है, तो उस उद्योग का उत्पादन बढ़ गया। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला, इतने सैनिकों को खाद्यान्न चाहिए। मैगी का आविष्कार, आप मैगी जो नूडल्स खाते हैं, ये वर्ल्ड वार की ही उपज है। तो हर देश में उद्योगों को भी विस्तार मिला। इसके साथ साथ यूरोप में ही विश्व युद्ध हो रहा है भाई ना। तो जो गुलाम देश हैं जैसे भारत हैं, अब ब्रिटेन का इकोनॉमी जो है गुलाम देशों का, या जो भी औपनिवेशिक देश हैं वो गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे। अब सारा उनका फोकस कहां है, अपनी अर्थव्यवस्था पे है। तो औपनिवेशिक देश जैसे भारत में क्या होता है, गोल्डन एज है, स्वर्णिम काल है देसी उद्योगों को बढ़ने का। अब ब्रिटेन पहले अपने को बचाएगी, भारत को देखे। जब वो अपने पे फोकस करते हैं तो भारतीय उद्योग धंधों को क्या, उदय होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
टाटा, बिरला, बजाज सब इसी दौर की उपज हैं। तो युद्ध के दौरान ही तो बहुत सारे रोजगार का सृजन हो रहा है, बहुत सारे उद्योगों का विकास हो रहा है। 6 वर्ष तक युद्ध चला तो अवस्थापना बर्बाद था, सड़क को बम गिरा करके तहस नहस कर दिया गया, पुलों को तहस नहस कर दिया, स्कूल और अस्पतालों को तहस नहस कर दिया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवस्थापना विकास के क्षेत्र में अत्यधिक संभावना उभरा। अमेरिका क्यों आज 2.5% पे भाई विकास कर रहा है, भारत क्यों 5 से 7% पे विकास कर रहा है? अमेरिका में अब सड़क, पुल और ये सब की समस्या नहीं है। भारत विकासशील देश है, अमेरिका में सब बन चुका है। बहुत ज्यादा अवसर नहीं है ना, कि बहुत ज्यादा उद्योग को बढ़ावा देने का अवसर नहीं है, रोजगार सृजन का अवसर नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश है, यहां पे असीम संभावना अभी है, अगले 40-50 साल तक रहेगा। भारत भी जिस दिन विकसित हो जाएगा, पूरे देश में सड़क बन जाएंगे, वो कौन कौन से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ना, जब सब बन जाएंगे तो यहां का भी अर्थव्यवस्था का विकास दर धीरे धीरे स्टैग्नेंट करेगा, नीचे जाएगा। चाइना 8 से 10% पे 30 साल तक बढ़ा, अब चाइना भी लगभग 5-6% पे आ गया। मुद्दे की बात क्या है कि यूरोप विकसित देश था, सारा अवस्थापना बर्बाद हो गया, फिर से अवस्थापना क्षेत्र पे इनका फोकस हुआ, और उससे क्या हुआ, इससे जो बची खुची कसर थी वो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ गया। पैराग्राफ 4 में आके निष्कर्ष दे दीजिएगा, काम खत्म हो गया। यूपीएससी का दिमाग खराब नहीं है, वो क्या मैंने पहले ही दिन कहा था कि अभिमन्यु से भी ज्यादा उनको वो चाहिए सक्षम, कोई साधारण इंसान नहीं है भाई। आईएएस का वो जो देखते हैं वो सब एकदम दुबले पतले से सीधे साधे से दिखते हैं ना, कि ऑल इंडिया 10वां रैंक, ऑल इंडिया 20वां रैंक, 25। दुबला पतला साधारण मत समझिएगा, वो शारीरिक रूप से दुबले पतले और बड़े साधारण से दिखते हैं, मानसिक रूप से ना वो एक कह सकते हैं भारत की प्रतिभा है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों को न जाने ऐसे ऐसे कितने चक्रव्यूह को पार करके ना, और 3 स्टेज में पार करके, प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम, साल भर इस प्रक्रिया में से, जो कहा जाता है ना, साल भर इस प्रक्रिया में गुजर करके, इस चक्रव्यूह से गुजर करके वो फाइनली रैंक पाए हुए हैं। चलिए, इस प्रश्न में कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब आते हैं कहां पर, अब फिर से आ जाते हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वैश्विक आर्थिक मंदी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है भाई? यूरोप है, यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है। ये देश जो रहते हैं मुख्यतः युद्धरत रहते हैं, युद्ध में भागीदारी निभाए रहते हैं। कहां से वैश्विक आर्थिक मंदी की मैंने अभी कहा कि शुरुआत कहां से हुआ?
तो शुरुआत यूएसए से हुआ। अमेरिका क्या था, अगर मैप बनाए तो कुछ ऐसा ही अमेरिका है। ये अमेरिका क्या है भाई, सदियों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। जब अमेरिका का गृह युद्ध देख रहे थे तो अमेरिका के गृह युद्ध में आपने देखा था कि 1820 और 1830 के दशक में ही अमेरिका में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है, अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है शिक्षा का विकास होता है और शिक्षा के विकास के साथ साथ गृह युद्ध के पश्चात बहुत ज्यादा उनका आर्थिक विकास भी होता है। आज भारत भी विश्व गुरु बनना चाहता है। G20 की जो सफलता है हमारे देश में, बहुत देशों को मिर्ची भी लगी है। मानव की फितरत है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की समृद्धि और विकास से दुखी है। भारत अब एशिया नहीं, एक ग्लोबल लीडर के रूप में आ रहा है, वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अमेरिका की भी आज अमेरिका वैश्विक नेता बन चुका है। उस जमाने में यूरोप का ही दबदबा था, अमेरिका भी चाहता था भाई येन केन प्रकारेण हम भी क्या बने, हम भी एक वर्ल्ड पावर बने। अब अमेरिका नीति कौन सी अपनाता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अमेरिका नीति क्या, और इसी नीति पे आज भी उसकी विदेश नीति चल रही है। इसी नीति पे आज भी उसकी विदेश नीति चल रही है। उस जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस के कंधे पे बंदूक रख के चलाया था, आज वो भारत के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहता है। अमेरिका स्वतंत्र हुआ है 1783 में। बताइए कभी सुने हैं, 350 सालों में कभी सुने हैं कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से किसी से लड़ रहा है? अपवाद में एक आध दो बार सुने होंगे। हमेशा इसकी फितरत रही है कि दूसरे के कंधे पे, मतलब दूसरे को, अपने मित्र को क्या करेगा, अपने मित्र को लड़वाएगा अपने दुश्मन से कि तुम लड़ो मैं हूं ना। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से वो मित्रता नहीं निभा रहा था, ब्रिटेन से वो बिजनेस कर रहा था। फ्रांस से वो मित्रता नहीं निभा रहा था, फ्रांस से अब बिजनेस कर रहा था, मतलब अपने आर्थिक हित। अमेरिका चाहता था कि विश्व युद्ध लंबा चले, लंबा चलेगा तभी तो लड़ करके आपस में बर्बाद होंगे। जब लड़ करके आपस में बर्बाद होंगे तभी तो हमारा उदय, जब ये बर्बाद होंगे, यूरोप महाशक्ति है, जब ये बर्बाद होंगे तभी तो हमारा उदय होगा। और सीधे क्या था भाई, सीधे अटलांटिक सागर है, कोई बीच में बाधा भी नहीं है मित्रता निभाने में। सीधे जो है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर, बीच में कोई देश भी नहीं है जो रोक सके। 4 साल युद्ध हुआ। 4 साल के युद्ध में क्या हुआ, ऑलमोस्ट जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। आप अभी रूस यूक्रेन युद्ध में देख रहे हैं, रूस भी एक महाशक्ति है, औने पौने दाम पर तेल बेचने के लिए मजबूर है। ये क्या है, रूस की अर्थव्यवस्था का नुकसान ही तो है। यूरोप की अर्थव्यवस्था वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब इनकी निर्भरता कहां पे बढ़ गया, तो वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आइए। वैश्विक मंदी
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पश्चात यूरोप की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हुआ था। यूरोप की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हुआ था और इनकी निर्भरता अमेरिका के ऊपर बढ़ गया था। अमेरिका के ऊपर बढ़ गया। जब अर्थव्यवस्था बर्बाद है, निर्भरता अमेरिका के ऊपर बढ़ गया है, तो इससे क्या होता है? इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, अमेरिकी उद्योगों की दिन दुना रात चौगुना वृद्धि होने लगा। मीन्स की द यूरोपियन इकोनॉमी वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द अमेरिकन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अमेरिकी उद्योग धंधे जब दिन दुना रात चौगुना, मतलब जब अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि अमेरिकी उद्योगों में मांग बहुत बढ़ गया था। मांग मतलब डिमांड बहुत बढ़ गया था। अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे चलता है? डिमांड और सप्लाई के। डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पे चलता है। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद। अब डिमांड बहुत ज्यादा अमेरिका से बढ़ रहा है कि हमें यह सामान चाहिए, हमें यह सामान चाहिए। हर उद्योग को नए पंख लग गए। उनकी मांग पूरा करने के लिए उद्योग क्षेत्र बहुत तेजी से विस्तारित हो रहा है। सपोज दैट, मान लीजिए 3-4 लाख रुपया लगा करके आप एक ढाबा खोलें और आपका खाना जो है बहुत ज्यादा वायरल होने लगा, बहुत प्रसिद्ध होने लगा। हर जगह से मांग आने लगी, शहर के हर कोने से मांग आने लगी। तो आपके भी मन में आएगा कि जब एक जगह से मैं नहीं संभाल पा रहा हूं तो एक जो है उस तरफ भी खोल दूं। लेकिन कोई नया ब्रांच खोलने के लिए पूंजी चाहिए। अब पूंजी तो एकाएक ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में रखा हुआ है। तो जब उद्योग बढ़ता है, मतलब बिजनेस बढ़ता है ना, तो बिजनेस बढ़ने के साथ साथ पूंजी और निवेश करने के लिए पूंजी चाहिए होता है। तो क्या है भाई, अमेरिकी उद्योग दिन दुना रात चौगुनी वृद्धि करने लगा। पूंजी कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। ऐसे परिवेश में अमेरिकी बैंक अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र के प्रॉफिट को लाभ ही कहते हैं ना। औद्योगिक क्षेत्र के लाभ के एक हिस्से का साझीदार बनना चाहते थे। साझीदार बनना चाहते थे। बैंक क्या है? बस आज आपका 1 लाख रुपया महीना का इनकम हो जाए, हर सप्ताह 3-4 बार बैंक का फोन आएगा, फला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, फला जो है मास्टर कार्ड ले लीजिए,
इतना लोन आपको तुरंत बस 1 क्लिक पे आपको इतना लोन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि लाख रुपया इसका इनकम है, कुछ न कुछ इसको लालच दिया जाए कि कार खरीद लो लोन पे, घर खरीद लो लोन पे। तो 1 लाख के सैलरी का 10-15 हजार भी अगर मुझे ब्याज देगा तो हमारा बैंक भी फलता फूलता रहेगा। मुद्दे की बात क्या है भाई कि जब अमेरिका का उद्योग बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है तो अमेरिका के बैंक जो हैं इस लाभ का एक हिस्से का साझीदार बनना चाहते हैं। और क्या होता है तो अमेरिकी बैंक अब अमेरिकी बैंक अत्यंत आसान शर्तों पर अमेरिकी उद्योगों को बड़े ऋण देना शुरू करते हैं। आसान सा, बैंकों में भी कंपटीशन चलता है। कंपटीशन मतलब ना कि हमसे अगर लोन ले, इसीलिए सरकारी नौकरी वालों पे बहुत ज्यादा, सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है? प्राइवेट वाले को उतने आसान से लोन नहीं मिलता है जितना सरकारी नौकरी वाले को मिलता है। बैंकों में कंपटीशन है कि सरकारी नौकरी वाला है तो 62 साल 65 साल तक नौकरी करेगा ही, तो इसको पैसा जो भी लोन के रूप में दिया जाएगा ये डूबेगा नहीं। परंतु उद्योग तो भाई प्राइवेट सेक्टर है। अब कंपटीशन में कि जब इतना लाभ पा रहे हैं तो हमारे बैंक से लोन ले आसान शर्तों पर, मींस की विदाउट प्रायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दे आर ऑफरिंग द ह्यूज अमाउंट इन फॉर्म ऑफ लोन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिना कोई बहुत कागजी कार्रवाई किए, बिना कोई बहुत ज्यादा उनका तहकीकात किए, बड़े बड़े लोन ये आसान शर्तों पर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लाभ के एक हिस्से का पार्टनर मैं भी बन सकूं। अब क्या है भाई, कुछ वर्षों तक, लगभग 7-8 वर्षों तक सब सामान्य चलता रहा, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अभी तक तो समृद्धि, अभी मंदी तो कुछ है ही नहीं। अब मंदी की कहानी, मंदी कैसे आया? तो लगभग 7-8 वर्षों तक सब सामान्य चलता रहा। अब हो क्या रहा है भाई, अमेरिका का उद्योग दिन दुना रात चौगुना वृद्धि, मांग पक्ष बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा, इसलिए सप्लाई के लिए अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। और एक तरीके से क्या हो रहा है, यूरोप से ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां पे हो रहा है? यूरोप के विभिन्न देशों से ड्रेन ऑफ वेल्थ अमेरिका को हो रहा है। धन का निर्गमन अमेरिका को हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये बेवकूफ हैं क्या? ये पूंजीवादी देश ये बेवकूफ हैं क्या? दुनिया से धन का निर्गमन ये अपने देश में करते थे, इनके धन का निर्गमन अमेरिका में हो रहा है, ये बेवकूफ तो थे नहीं। अरे भारत से भी पढ़े होंगे ना, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात है कि यूरोप इससे भली भांति वाकिफ था। अब क्या होता है, चूंकि विश्व युद्ध लड़ा हुआ था, असहाय थे, असहाय मतलब हेल्पलेस थे। 7-8 सालों में धीरे धीरे ये क्या होते हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, मतलब अपने उद्योगों को फिर से जो है पटरी पे लाना शुरू करते हैं।
जैसे जैसे यूरोप के उद्योग आत्मनिर्भर होंगे, अमेरिका में उद्योग फैलता जा रहा है, नए नए ब्रांचेज जो है इंडस्ट्री के फैलते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये आत्मनिर्भर होते हैं, अब इनकी मांग कम होने लगती है। मांग मतलब अब इनका ही उद्योग उनके मांग को पूरा कर रहा है, अमेरिका से नहीं कर रहे हैं डिमांड अब वो। और अमेरिका में क्या है, बिजनेस तो फैल चुका है, बैंक जो है बड़े लोन दे चुकी है। अब क्या होगा भाई, तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि 1928 से ही, वर्ष 1928 से ही अमेरिकी उद्योगों में मांग घटने लगा, जिससे इनके गोदाम विनिर्मित सामानों से, विनिर्मित वस्तुओं से भरे पड़े थे। अब जब सामान फैक्ट्रियों में भरा पड़ा हुआ है, कोई मांग है ही नहीं, इतना सारा जो बिजनेस फैला है उसमें इतने सारे कर्मचारी को रखे क्यों हैं? पहले ये बिक जाए फिर देखा जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये उद्योग कर्मचारियों की छटनी करना शुरू करते हैं। छटनी करना शुरू किए, जिससे क्या हुआ भाई, जिससे बेरोजगारी बढ़ा मींस अब अमेरिका के लोगों को ही रोजगार से निकाला जा रहा है, तो उनका ट्रिपल पी घटेगा ना। घर में अगर लाख रुपया इनकम आ रहा है तो लाख रुपए के हिसाब से खूब बढ़िया स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, रोज फल जा रहा है, रोज जूस जा रहा है, तमाम खर्चे हैं। जैसे ही नौकरी चला जाएगा क्या होगा, सारी नफासत तुरंत खत्म होना शुरू होगा। जब नफासत खत्म होना शुरू होगा मतलब कि अब धीरे धीरे क्रय शक्ति क्षमता कम हो रही है। बाजार में रेस्टोरेंट बंद होने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार है, कौन जाके रेस्टोरेंट में खाए, 4 रोटी बना के घर में खाएगा। महंगे महंगे स्कूलों से बच्चों को हटा करके साधारण स्कूलों में अब बड़े बड़े स्कूल बंद होने शुरू हुए। मतलब क्या है, बेरोजगारी की मार अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे ही पड़ना शुरू हुआ कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगले वर्ष क्या होता है, वर्ष 1929 में जब उद्योग क्षेत्र अपने आंकड़े जारी, अपने नकारात्मक मतलब घाटे का नकारात्मक आंकड़े जारी करना शुरू किए तो अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। वॉल स्ट्रीट में अनिश्चितता की स्थिति तथा कुछ ही समय पश्चात अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश कर गया मतलब कि औंधे मुंह गिर गया। शेयर बाजार में आप सुनते होंगे, बहुत ज्यादा अगर समझ में नहीं आता होगा तब भी, सेंसेक्स इतना 100 गिरा या इतना 100 उठा।
शेयर बाजार क्रैश कर गया। किसका क्रैश कर गया? अमेरिका का क्रैश कर गया। और शेयर बाजार का क्रैश करना ही क्या था? वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत था। वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 से शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो भाई जो अभी दिन दुना रात चौगुना वृद्धि चल रहा था, वो दिन दुना रात चौगुना जो है नकारात्मक वो होने लगा। सरकार भी असमंजस की स्थिति में थी। 4 साल तक कोई संगठित नीति नहीं ला पाए। हाँ, बिकवाली हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 4 साल तक कोई संगठित नीति नहीं ला पाए। अब जाकर के क्या होता है, 1933 में नवीन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नवीन राष्ट्रपति आते हैं, क्या नाम रहता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे ही आते हैं, वो सुधारों के एक पूरा, उसे क्या कहेंगे, एक सुधारों का पूरा बंच जिसे कहेंगे, उसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई? एक सुधारों का पूरा सेट जो है वो लागू करते हैं। अब सुधारों का जो ये सेट है, सेट मतलब कि जो कई सारे सुधार हैं, इसे सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यू डील पॉलिसी कहते हैं। न्यू डील पॉलिसी कहते हैं। बैंक ये जो लोन देते हैं, क्या अपने पॉकेट से देते हैं क्या? जो आप लोगों के घर का पैसा जो होगा ना, पिताजी, माताजी या अन्य लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एफडी कर देते हैं, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, 3 साल के लिए, आप ही का पैसा बैंक क्या करती है? आपको 6% अगर वो करती है तो लोन वो 8% पे देती है। 6% अगर आपको ब्याज देती है, वही डिपॉजिट वाला पैसा दूसरे को देती है 8% पे। यही बीच का जो मार्जिन है वो बैंक का अपना मुनाफा है। अब उद्योग सेक्टर सब डूबने लगे तो क्या हुआ भाई? जब लोगों में डर आया, नौकरी से निकाल दिए गए, तो बैंक का सोचे पैसा निकाल लेते हैं। बैंक कहता नहीं, पैसा नहीं देंगे। अब पूरा जो है, जब बैंक पैसा नहीं देंगे तो मचा हाहाकार। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी क्या है? तो ये बैंकों से एक मिनिमम निकासी को सुनिश्चित करते हैं। $5,000 जो है निकासी को वो सुनिश्चित करते हैं कि लोगों में डर न बने कि पैसा है ही नहीं बैंक में, हमारा पैसा डूब गया। मतलब मिलेगा पैसा, जैसे लॉकडाउन में था कि सीमित पैसा मिलेगा। लॉकडाउन नहीं, डिमोनेटाइजेशन में था। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए किसानों को ऋण दिया गया, सरकार की तरफ से ऋण दिया गया। नवीन मशीनरी का सहयोग दिया गया, नए नए बीज दिए गए। किसानों का अगर उत्पादन बढ़िया होगा तभी देश को पेट भरपेट खाना मिल पाएगा। सस्ते मासिक, लोगों में भूखमरी न फैलने पाए तो सस्ते मासिक वेतन पर, जैसे एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर क्या है? डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर 1.5 लाख प्रोफेसर पद होता है, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर। प्रोफेसर होने का मतलब कम से कम 2.25 लाख के आसपास में तनख्वाह होगा। 2.25 लाख के आसपास में तनख्वाह होगा। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि ज्यादा तनख्वाह है आम जनता के दृष्टिकोण से देखे तो। सरकार ने क्या निर्णय लिया कि सस्ता मासिक, मतलब लोग ऐसा ना कि एक वर्ग अपना सैलरी सरकारी तनख्वाह पा रहा है और जो सरकारी उसमें नहीं है वो भूखमरी में मर गया बेचारा भूखे पेट। वेतन की दर को कम कर देते हैं। मतलब महीने का खर्चा, खाने पीने में खर्चा कितना होता है? 30-40 हजार। तो एक व्यक्ति के सैलरी में 4 लोगों को रोजगार मिल गया, नहीं 40,000 रुपया ही महीना हम देंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो सस्ते मासिक वेतन पे रोजगार का सृजन किया गया ताकि भूखमरी की हालात पैदा न हो। औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बेल आउट पैकेज निकाले जाते हैं, कई सारे स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं। उद्योग आत्मनिर्भर हो सकें, फिर से खड़े हो सकें, तो सरकारी मदद दी जाती है। और देखते 1933 में न्यू डील पॉलिसी आया और देखते ही देखते क्या होता है, 1937-38 तक अमेरिका में आर्थिक मंदी
एक अतीत का मुद्दा बन गया, एक इतिहास का मुद्दा बन गया। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या हुआ? अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से बाहर निकल गई, वैश्विक मंदी से बाहर निकल गई। तो चलिए भाई, एकदम कहानी की तरह बहुत ही आसान भाषा में वो किया। अब बताइए जो है, कोई डाउट है? अब फटाफट मुझे बताइए, कोई डाउट है? फटाफट बताइए। मुझे बताइए फटाफट, कोई डाउट है? नहीं तो क्लास को आज यहीं पे समापन किया जाएगा। कल द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोग शुरुआत करेंगे। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम टुडे क्लास? इफ नथिंग, देन वी आर गोइंग टू एंड द क्लास राइट नाउ। लेट्स मीट टुमारो, वी शैल स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो चलिए भाई, सब क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे क्या है, यहीं पे हम लोग आज के क्लास का औपचारिक समापन करते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी समय इसी मंच पर द्वितीय विश्व युद्ध के टॉपिक के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।